सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला, राजकीय पीजी महाविद्यालय किशनगढ़ से। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बीए पार्ट प्रथम के जो टॉपिक हैं कला का अर्थ, परिभाषाएं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने इससे पूर्व की जो वीडियो हैं उसमें कला की परिभाषा, कला का अर्थ, उसके बारे में अध्ययन एवं चर्चा की। आज हम पुनः कलाओं का वर्गीकरण, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम ही कला है और कला का जो प्रकार हैं उसमें मुख्यतः 64 प्रकार की कलाएं मानी गई है और विशेषतः कामसूत्र में वात्सायन द्वारा जो रचित कामसूत्र है उसमें 64 प्रकार के कलाओं का उल्लेख मिलता है। आज हम कलाओं के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। कलाओं की संख्या की भांति ही उनके वर्गीकरण को लेकर भी विद्वानों में मत भिन्नता रही है, एक मत नहीं रहे हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि कलाओं का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। जैसे क्रोचे जो सौंदर्य शास्त्री है, उनका यह मानना है कि कलाओं में श्रेणी विभाजन तो किया जा सकता है परंतु वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। कौन कहता है? क्रोचे। क्योंकि एक कला को दूसरी कला से पृथक नहीं किया जा सकता, यह बात क्रोचे ने कही है, जो एक सौंदर्य शास्त्री रहा। उपयोगिता और सौंदर्य के आधार पर कुछ विद्वानों ने इसके दो विभाजन किए, उपयोगी कला और ललित कला। किसके आधार पर? उपयोगिता और सौंदर्य के आधार पर कुछ विद्वानों ने इसके दो विभाजन किए हैं। एक कहा उपयोगी कला और दूसरे को कहा ललित कला। महर्षि पाणिनि ने इन्हें चारुकला व कारुकला के नाम से संबोधित किया। अपने जो महर्षि पाणिनि है उन्होंने ललित कला और उपयोगी कला को अलग अलग नाम से पुकारा। उन्होंने उपयोगी कला के लिए चारुकला और ललित कला के लिए कारुकला के नाम से संबोधित किया है। उपयोगी कलाओं का संबंध हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से है। आप ध्यान देना कि जो उपयोगी है, इसी के शब्द में निहित इसका भाव है कि जो उपयोगी है, जो हमारे लिए उपयोग में आए, जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उनको उपयोगी कलाओं के अंतर्गत रखा है। उपयोगी कलाओं का संबंध इसीलिए हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से माना गया। जबकि जो ललित कलाएं हैं उनका संबंध हमारी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति, सौंदर्य बोध और आध्यात्मिक चेतना से है। ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उपयोगी कलाएं तो वो कलाएं हैं जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे एक टेबल है, एक कुर्सी है, जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, हमारे काम आती है। जबकि जो ललित कलाएं हैं वे कलाएं हमारी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे किसी वस्तु के सौंदर्य को देखकर हम आत्मविभोर हो जाते हैं, तो हमारी मानसिक जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करती है। हमारे सौंदर्य बोध और जो हमारी आध्यात्मिक चेतनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई होती हैं। कौन सी कला? ललित कला। अतः आनंद और सौंदर्य ग्राह्य होने के कारण ललित कलाएं उपयोगी कलाओं की अपेक्षा अधिक महत्वमय मानी जाती है। यह जो ललित कलाएं होती है ये आनंद और सौंदर्य को प्रदान करने वाली होने के कारण उपयोगी कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है, महत्वमय मानी गई है। उपयोगी कलाओं के अंतर्गत उपयोग आता है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कुर्सी है, टेबल है, जो हमारे उपयोग में आती है वह उपयोगी कलाओं के अंतर्गत आता है। ये कलाएं, उपयोगी कलाएं पूर्णतः व्यावसायिक होती है। इसमें व्यवसाय किया जाता है और ये बेचने के उद्देश्य से व्यावसायिक रूप में इन कलाओं का प्रयोग होता है, व्यवसायिक कला के अंतर्गत।
जैसे उदाहरण के लिए बात करें, काष्ठ कला है, जैसे लकड़ी का काम करने वाले हैं, जैसे कारपेंटर हैं, तो वह जैसे टेबल बनाता है तो वह टेबल के बहुत ही संख्या में, बहुत ही मात्रा में उसका निर्माण करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य बेचना रहता है। इसी प्रकार काष्ठ कला के अलावा जैसे स्वर्णकारी है, दस्तकारी है, इत्यादि जो कलाएं हैं, इनका उद्देश्य अधिक से अधिक व्यवसाय करना होता है, अधिक से अधिक पैसे कमाना होता है। तो ये जो इस प्रकार का जो निर्माण होता है, इस प्रकार की जो निर्माण द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं, उनके द्वारा हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती है। ये कलाएं हमारे जीवन को सजाती है, संवारती है और जीवित रखती है। जबकि जो ललित कलाएं हैं वह सौंदर्यात्मक होती है, उसमें मेन जो है वह सौंदर्य का भाव होता है। पाश्चात्य विद्वानों ने ललित कलाओं के अंतर्गत 5 प्रकार की कलाएं मानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना। छोटा प्रश्न आता है कि ललित कलाएं कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ आपको ललित कलाएं 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। पांचों के नाम आपको याद रखना है कि ललित कलाएं 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? काव्य कला सबसे पहले है, काव्य कला जो बहुत ही सूक्ष्म कला होती है, काव्य कला। दूसरी होती है संगीत कला। यहाँ पे आप ध्यान देना कि कई बार कई विद्यार्थी संगीत की जगह नाटक लिख देते हैं, जबकि नाटक इसी में समाहित रहता है। तो पहले काव्य कला, दूसरी संगीत कला, तीसरी चित्रकला, तीसरे नंबर पर चित्रकला, और चौथे नंबर पर मूर्ति कला, और 5वें नंबर पर स्थापत्य कला। इस प्रकार ये 5 प्रकार की ललित कलाएं होती है, जो आप ध्यान देना। काव्य कला और संगीत कला बहुत ही सूक्ष्म कलाएं हैं। चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला यह कुछ वृहद वाली कलाएं हैं, मोटे रूप में दिखाई देने वाली कलाएं हैं। इस प्रकार ये 5 प्रकार की कलाएं होती हैं। इस तथ्य से प्राय सभी विद्वान सहमत हैं कि कलाओं का श्रेणी विभाजन किया जा सकता है, और जिस कला में जितने कम मूर्त और स्थूल पदार्थ प्रयोग में आते हैं वही सर्वोत्कृष्ट कला है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे जो स्थूल पदार्थ हैं वह चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य में आता है, जबकि मूर्त जो ज़्यादा से ज़्यादा है, सूक्ष्म रूप है, वह काव्य कला और संगीत कला में दिखाई देते हैं। अतः इस दृष्टिकोण से काव्य कला को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है और स्थापत्य कला को निम्न श्रेणी में रखा जाता है। कुछ विद्वान, आधुनिक विद्वानों ने कलाओं का वर्गीकरण मेजर आर्ट और माइनर आर्ट के रूप में भी किया। यहाँ ध्यान देना, जो आधुनिक कलाकार हैं उन्होंने कलाओं को मेजर आर्ट और माइनर आर्ट भी कहा है। मूल रूप से मेजर आर्ट ललित कलाओं के लिए प्रयोग हुआ और माइनर आर्ट है वह उपयोगी कलाओं के लिए इन विद्वानों ने परिभाषित किया है, प्रयुक्त किया है। मेजर आर्ट अर्थात ललित कलाएं सौंदर्य की अभिव्यक्ति से संबंधित हैं, जिसमें सत्यम, शिवम, सुंदरम की अभिव्यक्ति होती है। किसमें? मेजर आर्ट में, जिसको हम ललित कलाएं कहते हैं। और माइनर आर्ट जिसको हम उपयोगी कलाएं कहते हैं, उसमें उपयोगिता सर्वोपरि रहती है। यहाँ ध्यान देना आप, माइनर आर्ट और मेजर आर्ट। तो मेजर आर्ट को ललित कला कहा जाता है और माइनर आर्ट को उपयोगी कला माना है। हेगल ने कलाओं का वर्गीकरण इंद्रियों के आधार पर किया। किसने? हेगल ने, इंद्रियों के आधार पर। उन्होंने ये विभाजन दृश्य और श्रव्य 2 प्रकार से किया है। उन्होंने दृश्य और श्रव्य 2 प्रकार से किया है, जिसमें नृत्य, चित्र, मूर्ति व वास्तुकला को दृश्य कलाओं और संगीत व काव्य कलाओं को श्रव्य कलाओं के अंतर्गत रखा है। किसने? हेगल ने। इसने नृत्य को, चित्र को, मूर्ति को और वास्तुकलाओं को
दृश्य के अंतर्गत, दृश्य कलाओं के अंतर्गत रखा है, जबकि संगीत और काव्य को श्रव्य कलाओं के अंतर्गत रखा। किसने? हेगल ने। दृश्य कलाएं दिखाई देने के कारण मूर्त कहलाती है, जो दिखाई देती है उनको मूर्त कहा गया है। संगीत व काव्य कलाएं नेत्रों का विषय नहीं है, नेत्रों का विषय नहीं होने के कारण इनको अमूर्त कहा है, अमूर्त कहलाती है। इसीलिए ये उच्च कलाएं, हाई आर्ट की श्रेणी में आती हैं। कौन सी? ये जो है मूर्त कलाएं, अमूर्त कलाएं हैं, अमूर्त कलाएं हैं, ये उच्च कलाओं के अंतर्गत आती है क्योंकि ये दिखाई नहीं देती, और शेष निम्न कलाएं की श्रेणी में आती हैं। इसी प्रकार अन्य विद्वानों ने भी इसका विभाजन किया है, जैसे अभिव्यक्ति के आधार पर भी इसका विभाजन मिलता है हमें देखने को। अभिव्यक्ति के आधार पर इनको जैसे रूप की कला, वाणी की कला, स्वरों की कला, गति की कला, इस प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है। इसी प्रकार जो जॉर्ज सांतायन है उसका भी वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है, जैसे ऑर्गेनिक और ऑटोमेटिक कलाएं हैं। ऑर्गेनिक में जिनकी अभिव्यक्ति बाह्य साधनों पर आधारित होती है और ऑटोमेटिक जिनकी अभिव्यक्ति सहज रूप से होती है। इस प्रकार का जॉर्ज सांतायन का भी कलाओं का वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार अरस्तु का भी देखने को मिलता है। अरस्तु ने 3 भेद किए: आचरण विषय कला, ललित कला, उदार कला। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक आधार पर भी कुछ भेद स्वीकार किए जा सकते हैं, जैसे अलंकरणात्मक कला, अनुकरणात्मक कला, आत्मा अभिव्यंजक कला। इस प्रकार ये कुछ विभाजन और देखने को हमें मिलते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कलाओं का वर्गीकरण मुख्य और गौण रूप में किया है। किसने? भरत मुनि ने। किसमें? नाट्यशास्त्र में। ध्यान देना, कई बार ये प्रश्न आता है कि नाट्यशास्त्र किसने लिखा, तो आपको बताना भरत मुनि ने। उसने कलाओं का वर्गीकरण मुख्य और गौण रूप से किया है। उनकी मान्यता है कि नाट्य कला से संबंध में अन्य कलाएं गौण हैं, क्योंकि नाट्य कला में अन्य कलाओं का उचित समावेश हो जाता है। उपरोक्त अनेक कलाओं के पश्चात भी कलाएं मोटे रूप में 2 भागों में ही विभाजित है: ललित कला व उपयोगी कला। तो आज हमने जो कलाओं का वर्गीकरण किया है उसमें अलग अलग विद्वानों का वर्गीकरण जाना, लेकिन आपको विशेष रूप से सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ललित कलाएं कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और कलाओं का जब वर्गीकरण है, जैसे उपयोगिता और सौंदर्य के आधार पर उपयोगी कला और ललित कला है ना, तो ये विशेष ध्यान रखना। आपको मोटे रूप में जो विभाजन है वह उपयोगी कला और ललित कलाएं मानी गई है। अब हम अगले वीडियो में इनके अंतर के बारे में जान पाएंगे कि ललित कलाओं में और उपयोगी कलाओं में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे।